नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा कर रही बीजेपी में यूपी को लेकर लगातार हलचल तेज है। पिछले 24 घंटे में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। कार्य समिति की बैठक में 3,500 कार्यकर्ताओं के बीच डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने रविवार को जिस अंदाज में कहा सरकार से बड़ा संगठन होता है, उसके बाद विवाद गहरा गया। केशव मौर्य ने दिल्ली जाकर न केवल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, बल्कि आज पीएम मोदी से भी 1 घंटे बातचीत की है। इस बीच लगातार योगी के सीएम पद को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर तब विराम लग गया जब बीजेपी सूत्रों ने मीडिया को बता दिया कि योगी की कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। बड़ा सवाल यह है, तो क्या फिर केशव मौर्य को कोई बड़ा पद देने की तैयारी हो रही है? चर्चा है या तो उनको यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर जेपी नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं और उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आज उन्होंने अपने आवास पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक बुलाई, जिसमें आगामी विधानसभा उपचुनाव और राज्य के कई हिस्सों में आई बाढ़ को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद थे, लेकिन दिल्ली में होने के कारण केशव मौर्य नहीं पहुंचे। बड़ा सवाल यह है, क्या सब कुछ ठीक हो गया है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। नहीं, वो दर्द सिराथू वाला है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है। वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है। वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। देखिए, संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई, बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। ऐसे यूपी में बीजेपी में हलचल तेज है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य लगातार दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। सीएम योगी की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ होने वाला है? हालांकि इन अटकलों में विराम लग गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को किसी तरह का खतरा है। फिलहाल तो ये टल गया है और सीएम योगी आज राज्यपाल से मिले, आनंदीबेन पटेल से, और आगे शायद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ खबर आ सकती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि यूपी की राजनीति में बीजेपी के अंदर जो हलचल मची हुई है, वो वाकई जो है उसके पीछे की वजह क्या है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नतीजे आए और ये माना गया कि यूपी के कारण ही केंद्र की मोदी सरकार को दबाव में आना पड़ा, इसको लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। उनसे जानेंगे कि बीजेपी के अंदर आखिरकार जो अटकलें लग रही थी वो कहां तक सही हैं। भरत सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है भरत जी। कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मत्स्येंद्र प्रभाकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे।
जिस तरह से केशव मौर्य जी की आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है बीजेपी में। थोड़ा तो बताइए क्या कुछ होने वाला है। भी काम है और खास करके विरोधी दल तो उस पर जो है कुछ करेंगे ही करेंगे। इंतजार कीजिए बड़ा क्या होने वाला है। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है और अनुशासन वाली पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आपस की चीजों को अगर कुछ होगा भी तो हम लोग संभाल लेंगे। हम लोगों को कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है कि जिससे कि किसी को परेशान होने की आवश्यकता हो। ये सब केशव मौर्य जी जिस तरह से योगी जी की मीटिंगों में जाते नहीं, अब जो है डिप्टी सीएम है लेकिन एक भी मीटिंग में जो है वो हाल फिलहाल वो गए नहीं। आज ही मीटिंग थी तो आज तो दिल्ली में थे। जी जी तो जब वो शहर में रहेंगे नवीन जी तो वो जरूर जाते हैं, नहीं है तो मीटिंग में नहीं जाते हैं। हम तो कांग्रेस की तरह वो नहीं करते ना कि G23 की व्यवस्था करें, कपिल सिब्बल जी के घर पर पत्थर चलवाएं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर तरीके से, हम देखिए चुनाव में हम लोगों ने अपेक्षाकृत उतनी सीटें हमको नहीं मिली, मगर तीसरी बार सरकार में हम हैं और रिकॉर्ड तरीके से है कि 3 बार आजादी के बाद देखिए इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग तो पहले नंबर पर मानेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी को हम उस समय ये व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय एक पार्टी का राज्य था। तो इस तरीके से कहना, हाँ ठीक है कुछ चीजें बातें होती हैं आपस के घर में, अगर कोई बात है तो वो हम लोग सुलझा लेंगे। किसी से सहायता मांगने हम कोई नहीं गए हैं। अगर केशव मौर्य जी को ये क्यों कहना पड़ा संगठन बड़ा है, सरकार से बड़ा है, ये इस बात में कोई शक था क्या कहीं पहले? नहीं, शक कहीं नहीं है। उन्होंने जो बात देखिए, जो उन्होंने एक भाषण में कहा, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से उन्होंने वो चीजों को कहा। भाषण में कहा वही उन्होंने जो है सबके सामने रखा। इस संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा संगठन है और सरकार का सामंजस्य उसके साथ चलता है। सरकार और सामंजस्य चलाकर संगठन सामंजस्य बनाकर चलते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी रही है और अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी में संगठन बड़ा होता है, तो उन्होंने उस चीज को कह दिया। तो योगी जी ने कब इनकार किया था कि जो है संगठन बड़ा नहीं? योगी जी भी तो हमेशा ये कहते रहते हैं। नहीं, योगी जी ने कहीं नहीं कहा कि संगठन नहीं बड़ा। वही मैं कह रहा हूँ, बार बार कहना उनके सामने संगठन बड़ा है, संगठन बड़ा है, योगी जी ने ट्वीट करना। आपने कहा योगी जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ योगी जी ने कहा जरा बताइए ना, योगी जी का कोई बयान दिखा। मैं कह रहा हूँ योगी जी ने कब मना किया है संगठन बड़ा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर नेता भाषण देते हैं उसमें तिल का ताड़ बनाना, हम तो वही तो कह रहे हैं कि दिन भर राहुल गांधी जी क्या क्या भाषण दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी क्या क्या कह रहे हैं, तो इसका तिल का ताड़ अगर बनाया जाए तो बहुत सी चीजें निकलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तिल का ताड़ हम बना रहे हैं। केशव मौर्य जी पहले यूपी में मिलते हैं नड्डा जी से, ठीक है, भूपेंद्र चौधरी जी के साथ, फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं, फिर वहां 1 घंटा मिलते हैं, फिर प्रधानमंत्री से मिलते हैं। अब तिल का ताड़ हम बना रहे हैं। नहीं, एक थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो क्या केशव मौर्य जी राहुल गांधी से मिले, कि अखिलेश यादव से मिले, कि सोनिया जी से मिले? जरा बता दीजिए। आप अपने अध्यक्ष से ना मिले, अपने संगठन मंत्री से ना मिले, अपने प्रधानमंत्री से ना मिले, तो किससे मिले जरा बता दीजिएगा हमको। तो बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ता भी चैनल देख रहे होंगे, उनको थोड़ा बता दीजिए क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई। एकदम जो मुलाकात हुई वो बात कहीं सार्वजनिक पटल पर तो आई नहीं है। अगर आपके सूत्र हमसे तेज हैं आप ही बता दीजिए। फिलहाल हमको लग रहा हमारे यहाँ। अच्छा चलिए, मैं सीधे ही पूछ लेता हूँ, बताइए ऑल इज वेल है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं या सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं केशव मौर्य? ये हमारे यहाँ चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद जिसको सब लोग चुनेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाएगा। अभी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं इनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद जिसको हमारे जिला अध्यक्ष जो उसके नीचे के लोग जैसे चुनेंगे, हर जगह हर समय चुनाव होता है हमारे यहाँ, उसी हिसाब से वो बनाएंगे। अब ये जो बनेगा वो आपको जरूर पता चलेगा और शायद हमसे पहले पता चल जाए, क्योंकि सूत्र आपके हमसे मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भरत सिंह जी, लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ चल रही है और विपक्ष कह रहा है कि भाई तो बहुत सरकार चल नहीं पाएगी इस तरह। देखिए, अश्विनी जी का तो ऐसा है कि तुम्हारे घर की हमारे घर की बात तो हमारी, तुम्हारे घर की बात भी हमारी। मतलब जब ये कांग्रेस में अगर ऐसा कुछ होता था तो देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है। कांग्रेस में सड़ फुटबॉल है। समाजवादी में क्या हो रहा है। समाजवादी में मतलब इनको दूसरे के घर में झांकने के लिए अच्छा लगता है, मगर जब इनके खुद के घर में इस तरह से पड़ा तो बोले ये हमारी आपकी बात है, हमारे घर की बात है। ठीक है, आपके घर की बात है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। आपके घर में जो है
आप जो है योगी आदित्यनाथ को हटा दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य को हटा दीजिए, चाहे जिसको हटा दीजिए, हमें क्या लेना देना। अरे भाई, हमने हमारे इंडिया गठबंधन के एक नेता ने, केजरीवाल जी ने तो पहले कह दिए थे चुनाव के पहले कि अगला नंबर जो है वो जो है योगी आदित्यनाथ का है, अगले टारगेट जो है वो मोदी और अमित शाह के नजर में वो योगी आदित्यनाथ है। ये तो हमने पहले ही कह दिया था ना भाई, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये पहले कह दिया था और सार्वजनिक तौर पे कहा था। और देखिए नवीन भाई, किस तरह से वो जो है, जो उन्होंने कहा था वो सच होते जा रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य गए थे वहां पे, तो अध्यक्ष बनने के लिए नहीं गए थे। शायद अश्विनी भाई ये डर रहे हैं कहने से, या ये सहम रहे हैं कहने से कि वो मुख्यमंत्री का पद मांगने के लिए गए थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए और योगी जी को हटाइए, क्योंकि आपने चुनाव के पहले जो वादा किया था और केजरीवाल जी ने जब कहा था कि भाई अगला निशाना जो है वो योगी जी है, और वो सही बात साबित हुई। एक भी भाजपा का नेता या अश्विनी जी भी टीवी पे आके ये नहीं कहे थे उस समय कि नहीं भाई, ये केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हम योगी जी को हटाएंगे नहीं। लेकिन आज परिस्थिति उत्तर प्रदेश की ये हो गई है, क्योंकि सबके आंखों में अब योगी चुभने लगे हैं, और उसका कारण है इतनी कम सीटें आना। अब सीटों का कारण अकेले योगी पे फोड़ना, मुझे लगता है कि भाजपा ने रणनीति बना के रखी थी कि किसी भी, अगर मान लीजिए कम होती है तो योगी जी के ऊपर फोड़ा जाएगा, अगर ज्यादा आती है तो वाहवाही जो है मोदी लेके जाएंगे। तो इनके ये घर की बात है, लेकिन घर की बात भी जो सार्वजनिक होता है, जो है राजनीति में अश्विनी जी, कोई घर की बात नहीं होती है, बाहर की बात नहीं होती है, जो होता है वो सार्वजनिक होता है। और कांग्रेस पार्टी के नेता भी जाते हैं दिल्ली में तो अपनी पार्टी से मिलने जाते हैं, वो कोई जो है मोदी जी से मिलने नहीं जाते, अमित शाह से मिलने नहीं जाते हैं। हाँ, या तो आपके पास जो ईडी और सीबीआई का एक माध्यम है जिसको चाचा भतीजा आपने बना के रखा है, उनके माध्यम से नेताओं को पूरे देश में फोड़ने का, तोड़ने का काम आप करते हैं, तो आपको मुबारक हो। लेकिन अब आपके घर में आग लग चुकी है, और आग वही नहीं लगी है नवीन जी, आग महाराष्ट्र तक भी लगी है, यहाँ भी सर फुटबॉल हो रहा है, और बहुत जल्दी यहाँ वाले भी दिल्ली का दौरा करेंगे, और फिर हम आपसे इस पे चर्चा भी करेंगे। ठीक है, अश्विनी जी बोलिए, क्या करना है? भारत भाई सही कह रहे हैं, आपके यहाँ नहीं जाएंगे, अपने यहाँ जाएंगे, मगर हमारे यहाँ कम से कम प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल रहे हैं, संगठन मंत्री जी मिल रहे हैं। आपके यहाँ तो कुत्ते को बिस्किट खिलाया जाता था, 2-2, 3-3 महीना मिलने का टाइम नहीं दिया जाता था, ये सब भी है आपके यहाँ। हमारे यहाँ वो तो नहीं है, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं की बात सुनी जा रही है। आपके यहाँ कपिल सिब्बल साहब के यहाँ जिस तरीके से पत्थर चले थे, वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की बात हो चाहे कहीं की बात हो, आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस में सिर्फ फुटओवर हुआ करता था, वो कहीं पर कोई कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है। हमारे यहाँ आज वो नहीं है। और इंडिया अलायंस की जहां तक बात कर रहे हैं आप, जो जिनकी बात कर रहे हैं, पंजाब में आपसे उन्होंने गठबंधन नहीं किया था, पंजाब में आपके साथ खिलाफ लड़े थे, और उनको अगर इतने भविष्यवक्ता है कि योगी जी हट जाएंगे तो वो अपने बता देना कि कब वो जेल से बाहर निकलेंगे। भविष्यवक्ता है तो बता दें, लेकिन इतना कहने खंडन किसी ने नहीं किया। लेकिन अश्विनी जी, अभी तो योगी जी शायद धन्यवाद दे रहे होंगे केजरीवाल जी को। नहीं, योगी जी धन्यवाद क्यों देंगे? योगी जी ने जो कर्मठता दिखाई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक अच्छा हमको मैंडेट दिया है। और ये फुदकने वाली बात थोड़ा ही है कि 7 सीट पाकर भरत जी जो है कह रहे हैं ये लोग हार गए हैं, और हमारे 37 सीट पाकर कपिल भाई कहेंगे कि हम बहुत बड़ा तोप मार लिए हैं। अरे भाई, 3 सीट कम है आपसे, हम ज्यादा नहीं है कम। तो हलचल इतनी ज्यादा क्यों है? सवाल यही पे, 3 सीट कम है तो हलचल ज्यादा क्यों है? ये हलचल ये तो आप लोग पैदा कर दे रहे हैं नवीन भाई। और ये जो हमारे भारत भाई और कपिल भाई है, ये लोग चिल्ला के कि भाई किसी तरीके से कहीं से तो आवाज आई, कुछ तो मौका मिला हमको, तो ये लोग तो ताक में रहेंगे ही रहेंगे, कहीं कोई हलचल नहीं है। देश में लाने वाले वो तो धराशायी हो गए। 80 सीट उत्तर प्रदेश में लाने वाले और 400 सीट जो है वो देश में लाने वाले धराशायी हो गए। अरे भारत भाई 80 सीट अखिलेश जी कह रहे थे, अखिलेश जी कह रहे थे, भारत भाई अखिलेश जी कह रहे थे, भाजपाइयों कपिल भाई बताएंगे अखिलेश जी क्यों कह रहे थे? सुन लीजिए अश्विनी जी, 102 सीट आपकी एक्चुअल 102 सीट है पूरे देश में, आप देख लीजिए। बाकी तो ये चोरी किए जो सांसद है ना, ये तो वोट जीते हुए हैं। आपके अपने जो घर के थे, जो असली भाजपाई थे, 102 ही सीट है। ठीक है, कल उनके ऊपर, ठीक है भरत जी, अभी आएंगे लौट के, एक एक बयान सबका ले लें, सबका बयान ले लें, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, अखिलेश यादव जी लगातार हमला कर रहे हैं,
कह रहे हैं कि भाई ये सरकार लड़ रही है, झगड़ रही है, जनता का कोई काम हो नहीं रहे हैं, और योगी जी पूरे एक्शन में है। देखिए, हमारी चिंताएं सिर्फ इतनी है कि इस प्रदेश का विकास कैसे होगा, जनता का काम कैसे होगा, जब ये विकास की जगह अपने विनाश में लगे हुए हैं और विनाश लीला खेल रहे हैं दूसरे के साथ। कबड्डी स्वयं खेल रहे हैं और उसके लिए आरोप भी पक्ष पर लगाते हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हम 3 ही सीट पीछे हैं। अरे भाई, हम आपको 10 सीट आगे मान रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जो हकीकत है वो हकीकत है। हम 5 से 3 हुए और 3 से 37, और आप 72 से 68 हुए और 68 से 37। मत कीजिए आप मंथन की तरह, खाली विपक्ष को लानत दीजिए। हम भी यही चाहते हैं, को भेजिए। कुछ बातें नवीन भाई मैं याद दिला दूंगा। इस चुनाव के बाद और इनकी समीक्षा बैठक में और समीक्षा बैठक के बाद सारी चीजें क्लियर हो गई। संजय निषाद जी जो इनके साथ के सहयोगी हैं, वो कहते हैं कि बुलडोजर की नीति नहीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा को बुलडोज कर दिया। अनुप्रिया पटेल कहती है कि पिछड़ों की हकमारी के वजह से भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो गया, बाकायदा लिख करके दिया। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अति उत्साह में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में हरा दिया। और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं का गर्व है वही हमारा भी गर्व है। प्रशासन नहीं सुनता है तो प्रशासन सुनता किसकी है? योगी आदित्यनाथ के लोग, उनका यही कहना है। और योगी आदित्यनाथ जी दर्शक किसको दिखा रहे थे? प्रधानमंत्री जी को, कि 543 सीट से सब लोग लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी हारते हारते बची। 2 बजे तक पीछे चल रहे काउंटिंग में। 20 बूथ ऐसे जहां प्रधानमंत्री जी खाता नहीं खोल पाए और मात्र 1.5 लाख के वोटों से जीते हैं, जो 6 लाख के वोटों से जीतते रहे। अयोध्या से लेकर चित्रकूट और चित्रकूट से लेकर के अब आपने देख लिया कि बद्रीनाथ का कार्य क्या हाल है, लेकिन दूसरों पर गिराते हैं। अरे भाई, टीडीए की हम लोगों की दृष्टिकोण में जीत दर्ज की है। इंडिया का विजन जो था वो पीडीए था और आपने पीडीए को किनारे लगा दिया। आपका एक इस्तेमाल है जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य, जिनको आपने स्कूल मंत्री बनाया, उनकी तख्ती उखाड़ दी और उनको जो है वो संगठन से भी हटवा दिया, जबकि उन्होंने 2017 में प्रमुखता से जीत हासिल कराई थी और उनके मुख्यमंत्री की सीट भी आपने की थी। 4.5 साल लग गए योगी जी को उनके दरवाजे पे जाने में। और जब कभी कोई मीटिंग मुख्यमंत्री जी का करते हैं तो मौर्य जी होते ही नहीं उत्तर प्रदेश में, एक भी मीटिंग में नहीं। हाँ, नड्डा साहब मीटिंग लेने आ जाए, बीएल संतोष साहब मीटिंग लेने आ जाए, सब रहते हैं और कहानियां भी दिखाते हैं। पहले ही रीजन में 200 से ज्यादा विधायक विधानसभा से बाहर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बैठे थे, नहीं बैठे थे। ठीक है कपिल जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है। प्रधानमंत्री अमित शाह, ठीक है, दोबारा आता हूँ आपके पास, लौट के दोबारा आता हूँ। एक बयान सबसे ले लूँ। आरएसएस एक व्यक्ति नहीं बचती। ठीक है कपिल जी, ठीक। कपिल जी आपकी बात आ गई है, अभी दोबारा फिर लौट के आता हूँ आपके पास। ठीक है, मत्स्य प्रभाकर जी, जिस तरह से आपने देखा कि पूरे रविवार को जो मीटिंग हुई थी तब से लेकर लगातार बयानबाजी, हलचल, दिल्ली से लखनऊ के बीच दौड़ जारी है। आपको लगता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि योगी जी की कुर्सी को अब कोई खतरा नहीं है, तो फिर इतना हंगामा क्यों मचाया गया? और क्या जो केशव मौर्य जी है उनको कोई बड़ा पद देने की तैयारी है? नवीन जी, जो हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं और अभी सभी साथियों ने बखूबी अपने अपने ढंग से जो जाना समझा उसको कहा। मुझे उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक बात की तरफ आपका ध्यान अवश्य मैं आकर्षित करना चाहूंगा, वो ये कि राजनीति का जो मेरा अपना अनुभव है
उसमें मैंने ये पाया है कि जो होता दिखता है वह वास्तव में होता नहीं है, और जो होता है वह दिखता नहीं है। यहाँ भी मुझे यही बात दिखाई देती है। रही बात आपने केशव प्रसाद मौर्य की बात कही, तो उनकी अपनी सोच है, समझ है। 2014 से हमने देखा कि संगठन में वह ज्यादा सक्षम होकर के उभरे, और आज भी जहां तक मुझे ध्यान आता है उनके तमाम बयानों पर मैं गौर करता हूं, संगठन की ही उनकी लालसा आज भी है। अब वो संगठन प्रदेश संगठन की बात हो या अपना दमखम राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने की बात हो, वह एक अलग बात है। इसलिए कि राष्ट्रीय स्तर पर हम आप सब जानते हैं कि भाजपा जिस सिद्धांत पर काम करती आई है, वहाँ एक कहा गया कि एक व्यक्ति एक पद। तो नड्डा जी का कार्यकाल भी आप देखिए, तो उस हिसाब से जो है तो वह अब केवल एक भूमिका निभाने जैसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में उनका अपना दावा, और व्यक्ति जिस एक पद पर काम कर चुका होता है उससे ज्यादा के बारे में सोचता है। अभी उन्होंने जो कहा कि संगठन बड़ा है, संगठन निश्चित तौर पर बड़ा है, या कांग्रेस भी कहेगी या समाजवादी पार्टी भी कहेगी, उनकी सरकार भी होगी। जब उनके अपने सबसे महत्वपूर्ण नेता प्रधानमंत्री होंगे तब भी वही कहेंगे कि संगठन बड़ा होता है और संगठन को कोई नकार नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अगर ये बात कही तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। बहुजन समाज पार्टी ने ये स्थिति देखी है, या देश की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो पार्टियां चाहे व्यक्ति से चल रही हों या वास्तव में कार्यकर्ताओं से चल रही हों, ये स्थिति है। लेकिन एक बात चिंतनीय अवश्य है, और वह ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर तो यह सोचते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कह रहा हूँ, कि हम एक व्यक्ति के समक्ष सारे लोग घोषणा देते हैं। हम राज्यों में ऐसा सशक्त नेतृत्व क्यों नहीं विकसित होने देना चाहते? यहाँ पर हम जो सत्ता की अलग अलग धुरियां बना देते हैं, यह सत्ता और प्रशासन के लिए और ओवरऑल जो शासन है, शासन प्रणाली है, उसके लिए दुखद स्थिति को जन्म देती है। और वही स्थिति मुझे उत्तर प्रदेश में भी होती दिख रही है। पिछले 5 साल में जब योगी जी का वो था पहला कार्यकाल, तब भी यही हमने देखा, और इसमें भी देखा। केवल व्यक्तियों को बदल देने मात्र से धारणाएं नहीं बदल जाती हैं, धारणाओं को आपको बदलना होगा और आदमी को पूरी ताकत देनी होगी। ठीक है, पहले चुनाव में योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था, दूसरा चुनाव तो योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं लड़ा, उनके नेतृत्व में लड़ा। मसेन जी, आपके हिसाब से फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखा जाए केशव मौर्य को, अगला बीजेपी का? मैं ये समझता हूँ, और जहाँ तक मुझे अनुभव है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए यही सारे दावे हैं, और उनकी पृष्ठभूमि भी इसी को लेकर के बनती दिख रही है। मैं उत्तर प्रदेश में जिसको अंतरकला कहा जा रहा है, असल में जिन अभी रमेश मिश्रा या मोती सिंह जी का वो किया, ये सब हम लोगों ने देखा कि ये दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग थे। कोई जल्दी आया, जैसे कोई ज्यादा और पहले आ गया था, ये सारे लोग, ये इनकी पृष्ठभूमि हो रही है। भाजपा के कैडर नहीं रहे हैं कभी। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा बचाव किया है। इस पे मैं भरत जी के पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए।
पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर सरगर्मी तेज है और योगी आदित्यनाथ पर लगातार कहा जा रहा है कि एक तरह से उनको मुश्किल में डालने वाली बातें हो रही हैं, उस पर क्या चल रहा है अंदर खाने, इस पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही हैं प्रवक्ता बीजेपी के, भरत सिंह हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, कपिल श्रीवास्तव जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और मत्स्येंद्र प्रभाकर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आपने भरत जी जिस तरह से मत्स्येंद्र जी ने इसकी समीक्षा की वो सुना होगा आपने। वो कह रहे हैं कि दिखाया कुछ और जा रहा है, होने वाला कुछ और है, और विपक्ष जो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और खबर ये निकल के आ रही है कि जो केशव मौर्य है संगठन में किसी बड़े पद पर आने वाले हैं और उसको लेकर ही सारी बातें हो रही हैं। तो फिर योगी जी इतने परेशान क्यों हैं, लगातार इतनी मीटिंग्स क्यों हो रही हैं और अभी गवर्नर से मिलकर भी आए हैं वो? देखिए, आपके सवालों में ही जवाब। आप ये कह रहे हैं कि आखिर योगी जितने परेशान, ये परेशानी तो भाई अश्विनी जी ही बता सकते हैं। अगर परेशान ना होते और केशव जी परेशान ना होते तो दिल्ली का दौरा ना करते। केशव जी अगर परेशान ना होते मुख्यमंत्री बनने के लिए तो शायद मुझे लगता है कि वो हर बैठक में जाते। कहीं न कहीं दोनों के बीचों में बड़ा मतभेद हो चुका है और वो काम कर रहा है, केंद्र कर रहा है, वो मोदी जी और कर रहे हैं और जो अमित शाह जी इनके चाणक्य हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं एक तरह से जो पूरे देश में भाजपा की तरफ से जो मांग उठ रही थी कि अगले अगर प्रधानमंत्री कोई होगा तो योगी जी होंगे। तो हमेशा आप याद देखिए, पूरे 10 साल 11 साल के कार्यकाल में आप देखिएगा, जो भी जैसा भी लगा कि योगी हो या कोई भी हो, देखिए अभी शिवराज सिंह चौहान की क्या हालत हुई, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री थे, वसुंधरा राजे को ले लीजिए। जो भी ये लगता है कि वो मोदी के समकक्ष खड़ा होने का एक विकल्प के तौर पे उभर रहा है, उसको पूरी तरह से मोदी और जो है अमित शाह खत्म करने का एक प्लान करते हैं और उसी प्लान का ये नतीजा है केशव प्रसाद मौर्य। अब केशव प्रसाद मौर्य की चाबी जो है वो दिल्ली से भरी जा रही है। आप जो है इस तरह से करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हलचल हुआ है तभी तो जो है इतने परेशान है योगी जी, नहीं तो इतने परेशान नहीं होते। और दूसरा, इनके जितने साथी हैं, जैसे कपिल भाई ने कहा है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो राजभर हो, ये देखिए ना, एक पे एक जो है वो कुछ ना कुछ तीर फोड़े जा रहे हैं जो योगी के खिलाफ फोड़े जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा अनुभव कहता है और मेरा आकलन ये कहता है कि कहीं न कहीं केजरीवाल जी की जो बातें कही गई थी वो सही साबित होने जा रही है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। और अगर कोई टक्कर इधर भाजपा में, ये मुझे लगता है, मैं बहुत सारे भाजपा के साथियों से बातचीत करता हूँ, उनका एक कहना था, उत्तर प्रदेश के बहुत मेरे साथी हैं, मैं तो महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र में बैठा हूँ, राजनीति करता हूँ, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मेरे साथी हैं वो ये कहते थे कि अगला प्रधानमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश से और योगी आदित्यनाथ होंगे। और कहीं न कहीं ये दोनों जो गुजरात मंडल से है, चाहे वो योगी, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, ये इनको एक भय हो गया था कि मेरी कुर्सी अब खतरे में है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी देखिएगा, अभी ये कह रहे थे कि अभी 43 सीट, सही कहा कपिल भाई ने कि अब आप 3 सीट पे बात कर रहे हैं कि अब कम हो गए, ठीक है, वो आपका आप 43 पे आ जाए, 42 पे आ जाए, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन दूसरे पे आप तंज करते हैं कि जो है, देखिए इनका 400 सीट वाली पार्टी जो है वह 100 सीट पे आ गई है। तो जब आप दूसरे पे तंज करते हैं तो आप तंज सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि भाई ये तंज हमें भी आ सकता है। जिस जगह पे आप 80 सीट की बात करते थे, नारा दिए थे कि हम 80 लेके आएंगे, देश में 400 लेके आएंगे, कपिल भाई ने सही कहा कि हम थोड़ा सा चुप करके थोड़ी सी और मेहनत अगर बनारस पे कर देते तो शायद मुझे लगता है कि मोदी जी भी हार सकते थे। और मोदी जी की इतनी हवा थी, तो मुझे बताइए आप कि पूर्वांचल की सभी सीटें जहां मोदी जी बनारस में लड़ रहे हैं, उसके अगल बगल की
जितने सीटें थी वो सारी की सारी सीटें हारना, यानी ये दिखाता है कि मोदी जी का कोई चमत्कार वमत्कार नहीं रह गया है। ये जो पिछले 10 सालों में इन्होंने जो आस दिखाया था, वो चाहे 15 लाख से लेके बहुत से इन्होंने राम मंदिर कहा था, सब कुछ किया था, जितना था वो सब भ्रम जो है वो देश की जनता ने पेट के आगे खत्म कर दिया। क्योंकि जब किसी का पेट नहीं भरता है ना नवीन जी, तब वो ये नहीं देखता है कि कौन सी पार्टी, कौन सा प्रधानमंत्री कैसा है। इसलिए सुषमा स्वराज की एक बात को कोट करना चाहता हूँ। जब हमारी सरकार थी तो उन्होंने एक संसद में, उस समय मैं वहां पे था, संसद में मौजूद था गैलरी में, और उन्होंने कोट करके एक बात कहा था, और खास करके अश्विनी जी आप सुनिएगा, उन्होंने कहा था कि देश की मनमोहन सिंह जी से, कि मनमोहन सिंह जी देश की जनता को जीडीपी क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, देश की जनता का पेट कैसे भरेगा, देश की जनता को महंगाई से निजात कैसे मिलेगी, देश की जनता के सामने 450 का सिलेंडर वो कम कैसे होगा 200-250 में, ये देश की जनता जानना चाहती है। और नवीन जी, यही देश की जनता आज जो है वो भाजपा के देश के प्रधानमंत्री से सुनना चाहती थी, जो पिछले 10 साल में इन्होंने नहीं किया। महंगाई जो है वो सर पे थोप दिया, महंगा पेट किसी का भर नहीं रहा था। मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बड़ा बोलने वाले हैं। 5 किलो अनाज देख के इन्होंने सोचा कि पूरे देश की जनता को अपने खिसे में कर लिया हूँ। राम जी की उंगली पकड़ के अपने आप को बड़ा साबित करके, और राम जी छोटे करके उनको कहा कि हम जो राम को लाए हैं। अब ये जब नारा चलेगा देश में, जो पूरे देश को, विश्व को राम जी ने बनाया है, अगर ये राम को लाने लगे और 5 किलो अनाज देके ये सोचने लगे कि पूरी देश की जनता को मैं गुलाम बना दिया हूँ, तो इस देश की जनता ने कहा कि आप हमें गुलाम नहीं बना सकते हैं, और आप राम को नहीं लाए हैं, राम जी ने आप सबको लाया है, उसमें मोदी जी भी आ गए। ये इनकी भूल थी, और उसी चलिए पूछ लेते हैं, खामियाजा इसे भुगतना पड़ा। जी भरत जी, अश्विनी साई जी, मोदी जी का जो चुनाव था उसमें राजस्थान में भी आपको नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, हरियाणा में नुकसान हुआ, यूपी भी उसमें एक हिस्सा था, तो सारी जिम्मेदारी योगी जी पे डालने की जरूरत क्यों है? किसने कोई स्टेटमेंट तो जारी हुआ नहीं कि योगी जी के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। ये कयास है, आप लोग लगाते रहिए, उसमें हमको कुछ कहना नहीं है। आप लोग को पूरे 1 महीने से मीटिंग चल रही उत्तर प्रदेश में लगातार, जो है आज ये मीटिंग, आज वो मीटिंग, 3,500 कार्यकर्ताओं के बीच में मंत्रणा हो रही है। अभी आप कह रहे हैं कि यूपी में नहीं कुछ हो रहा, महाराष्ट्र में तो इतना नहीं हो रहा है, हरियाणा में इतना नहीं हो रहा है जितना यूपी में हो रहा है। अगर इजाजत हो तो जवाब दे लूं, क्योंकि आधा लाइन नहीं बोला हूं, उसके ऊपर आपकी आ गई, और भरत भाई लगभग 3 मिनट बोले हैं। चलिए पूरा बोलिए। कोई अगर मेरे से नाराजगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, आपको तो पूरा मौका दिया है। नहीं, अरे अभी जैसे शुरू किया वैसे आपने बोल दिया, तो मुझे शांत होना पड़ता है। थोड़ा सा हमको समय दीजिए। देखिए अभी क्या है कि वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का कयास लगाना है काम, और पार्टी की मीटिंगें होती रहती हैं, 3 महीने से नहीं, हमेशा होती रहती हैं। हमारे यहाँ अनवरत होती रहती है, कहीं कार्य समिति होगी, कहीं कुछ होगी। और यहाँ तो वो लोग बोल रहे हैं जो संविधान के हत्यारे हैं, संविधान के को सर पे लेकर नाच रहे थे। पूछ दिया हमारे एक सांसद ने कि कितने पन्ने होते हैं, तो बता नहीं पाए। दूसरी चीज जो कह रहे हैं ना, भ्रम फैलाने वाली बात, वही संविधान का भ्रम फैलाया, आरक्षण का भ्रम फैलाया, खटाखट 8500 रुपए का भ्रम फैलाया। ये बहुत सी चीजें इन लोगों ने भ्रम फैलाया था, जिसकी वजह से। और भरत भाई, आप जो है अगर उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जोड़ देंगे ना, तो आपसे ज्यादा सीटें हैं हम लोगों की। अब पूरे देश की बात आप कर रहे हैं, 13 राज्यों में आप 0 हैं। आप लोग इतना क्यों उछल रहे हैं? जनता ने अब तो कम से कम आंखों का पर्दा हटाइए कि जनता ने हमको तिबारा रिकॉर्ड जो है हम लोगों को देकर पहुंचाया है, क्या सरकार चल रही है। आप लोग उसके बाद भी नूरा कुश्ती करते रहे, सरकार नहीं बनेगी, गिर जाएगी। सरकार बन गई, उसके बाद मंत्रिमंडल नहीं बन पाएगा, मंत्रिमंडल बट गया तो स्पीकर नहीं बन पाएगा। अब सरकार जो है 6 महीने की मेहमान है, आप लोग गिराते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा नवीन जी, देखिए देश में माननीय योगी जी और माननीय मोदी 2 ऐसे जन नेता हैं जिससे पूरे विरोधियों के सारे चीजों पर, सारे मंसूबों पर पानी फेर रखा है। चलिए जनता ने हमको थोड़ा सा, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, अपेक्षाकृत कम सीटें दी हैं हमको। लेकिन कांग्रेस को तो 3 चुनाव, वो इंदिरा जी की अगर दुखद मृत्यु न हुई थी, हत्या न हुई होती, तो इनको और वो सीट राजीव जी वाली न मिलती। उसके बाद तो 2004 में 145 सीट, उसके बाद 9 में 206 सीट, उसके बाद सरकार चलाई इन लोगों ने 5 साल। लेकिन इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस को और सारे विपक्ष को पानी पिला दिया है और इन लोगों को भगा दिया। अब ये लोग चाहते हैं कि जो षड्यंत्र करें, कहीं एक सुराख मिले
कि वहां पर सुराख में पूरा जो है कुछ घुसाओ और बताओ कि बवंडर है, यहाँ पर होल हो गया है, सुनामी आने वाली है। क्योंकि इन्हीं दो नेताओं ने आगे आने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं सबको एक करके रखा हुआ है। चुनाव में ऊंच नीच होती रहती है। अगर समीक्षा करेंगे राहुल गांधी जी की तो वायनाड में पिछली बार कितने से जीते थे, इस बार कितना अंतर हुआ था, यहाँ तो रायबरेली में क्या हुआ था। अगर हिम्मत होती तो एक रायबरेली में बढ़ गया है, लगे होते, रायबरेली में भी बड़ा है, वायनाड में भी बड़ा है। कहाँ है आप भाई सुनील जी? टिकट तो बड़ा है सुनील जी। आपको फैक्ट अरे बता ठीक रहा है हूँ, भाई, बढ़ मैं गया है। क्या कह रहा हूँ, पिछले चुनाव से जो देख लीजिएगा ना तो सोनिया जी का देख कितना रहा हूँ, कम मैं हुआ बता था, तो क्या रहा हूँ हुआ ना, था। पिछले चुनाव से इस चुनाव सोनिया में जी बढ़ा का हुआ क्या, है। सोनिया जी का कितना गिरा था आप भी मोदी जी देखना होगा जैसा ना। खता नहीं है। सोनिया जी कितने वोट से जीती थी 19 में, कितना वोट गिरा ये भी देखना होगा आपको। आप लोगों को बढ़ा हुआ है। वो चिल्लाते रहिए, सरकार से बाहर है 5 साल आप लोग कुछ भी करते रहिए। एक वोट से जीता हुआ व्यक्ति भी विजेता कहलाता है, चाहे वो 1.5 लाख की बात आप मत करिए। अब वो प्राणवायु निकालना है आपको, प्राणवायु निकालते रहिए, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं अभी भी ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल है। कहाँ हमको किसको संगठन में रखना है, किसको सरकार में भेजना है। वो इंदिरा गांधी का समय नहीं है कि वीर बहादुर सिंह को दिल्ली बुला लो, नारायण दत्त तिवारी को लखनऊ भेजो। वो चप्पल पहनाते हुए दिखते थे, हमारे यहाँ कोई नेता चप्पल पहनाता हुआ दिखता है जो नारायण दत्त तिवारी संजय गांधी को पहनाते थे। आपके यहाँ वो राजशाही था। आप लोग अपनी चीजों को छोड़ दीजिए, आप अपनी बातों को मुगालते में मत रहिए। और अभी आइए आने वाले चुनाव में 10 सीटों का जो चुनाव है 2027 में चुनाव है, उसमें समझ में आ जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी की बैसाखी न मिली होती तो 7 सीट के भी लाले पड़ गए होते आपके। समाजवादी पार्टी की बैसाखी से आए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बैसाखी काम नहीं आई। ममता बनर्जी ने बंगाल में दुष्कार दिया आप लोगों को, कम्युनिस्टों ने केरल में दुष्कार दिया। आप बैसाखी पर स्टालिन के साथ हैं, बैसाखी पर आरजेडी के साथ हैं, बैसाखी पर सपा के साथ हैं। ठीक है, ठीक है सुनील जी, आपकी बात आ गई। अब आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, आगे बढ़ने दीजिए। बाबू के साथ है बैसाखी पे, तो दोनों आप ही चल रहे हो ना। दोनों बाबू और चंद्रा बाबू को अगर निकाल दीजिए ना, और जो है नीतीश बाबू को निकाल दीजिए, तो आपके तो धड़ाम से सरकार गिर जाएगी। ठीक है, ठीक है भरत जी, दलों के साथ बैसाखी, ठीक है, फिर आता हूँ लौट के आपके पास। आपको सहायता करने वाले, ठीक है अश्विनी जी, ये लोग भारी क्या बेशर्मी है भाई। अब आपसे ये बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी प्रभु। मैं नमन करता हूँ आपको। जो बैसाखी पर चलने वाले लोग आज बैसाखी की बात करते हैं, बैसाखी पर चलने वाले लोग आज बैसाखी की बात करते हैं, जिनका जीवन ही बैसाखी पर कट गया। वो लंगड़े लूले लोग जो बात कर रहे हैं बैसाखी पर, जिनका जीवन कट गया, वो बैसाखी की बात कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, आपकी बात आ गई है। ठीक है, में आपको अगर समर्थन न दिए होते तो आपका पहिया लुढ़क जाता। नहीं बन पाते सरदार जी मनमोहन सिंह जी, न बन पाते आप। ठीक है अश्विनी जी, भरत जी, ठीक है, आगे बढ़ूंगा। कपिल श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को ये टारगेट कर रही है कि ये समाजवादी पार्टी की बैसाखी के दम पे जीते उत्तर प्रदेश में जो सीटें मिली हैं। आपको लगता है, और ये भी कह रहे हैं कि जितना कांग्रेस आगे बढ़ेगी भस्मासुर है समाजवादी पार्टी को खा जाएगी। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, आईने पे इनके गर्द जमी हुई है, और आईना साफ जब करते हैं तो इनको अपना चेहरा नहीं दिखता है, जबकि इनको इनका ही चेहरा दिखना चाहिए। भस्मासुर तो आप शिवसेना के लिए साबित हुए, आप एनसीपी के लिए साबित हुए, आप अकाली दल के लिए साबित हुए, आप ओपी राजभर के लिए साबित हुए। और एक बात हम कहना भूल गए, ओपी राजभर साहब तो कह रहे हैं कि जो ये 35 सीट आई है वो राजभर साहब की वजह से आई, ये वो कह रहे हैं। और जब ये भाजपा ने वो तो खुद उनका बेटा हार का चुनाव, उससे नहीं मतलब है, वो कह रहे हैं ना, यही की तो सहयोगी दल है। और जब वो मंत्री बने थे तो हमें भी कहते थे कि भाजपा को इतना इसीलिए आई है, वो हमारे साथ थे तो वो कहते थे कि सपा की इतनी आई है क्योंकि हम ही जिता दिए सपा को। तो कहने के लिए कोई भी कुछ कहता रहे, लेकिन हकीकत यही है कि अगर ये अपने सहयोगियों को सहयोगी और बैसाखी मानते हैं तो हम लोग तो नहीं मानते। तो फिर इनको अपने भी सहयोगियों को बैसाखी बतानी चाहिए, और ये सरकार बैसाखी पे चला रहे हैं।
ये कह रहे हैं हम तो 240 आए, ये 90 वाले लोग, ये 234 वाले लोग, ये 240 वाले लोग क्यों चिल्ला रहे? अरे साहब, आप ही तो जवाब अपना खुद दे रहे हैं कि आप बाकी को बैसाखी मांग रहे हैं। तो भाजपा की तो सरकार हम लोग ने विदा कर दी, जो 2 रिजम से भाजपा की सरकार चल रही थी और मोदी की सरकार चल रही थी, भाजपा की भी नहीं चल रही थी, मोदी की सरकार चल रही थी। भाजपा की चल रही होती तो शायद आरएसएस को उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब नड्डा साहब ने ही ये कह दिया, संगठन के लिए गड्ढा खोद दिया कि भाई आरएसएस जो उनके पिताजी हैं उनको उन्होंने कह दिया हमको आवश्यकता नहीं है। अब कह देंगे शाही साहब कि ये भी नैरेटिव सेट कर रही है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, और मीडिया जो है इसका माहौल उड़ा रही है। बताइए, नड्डा साहब ने कहा ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? हम तो आपके ही लोगों ने जो कहा, आप कहते हो कि संविधान बदल देंगे, नैरेटिव सेट कर दिया। अरे भाई, ये तो आपने नैरेटिव सेट किया, ये बात अलग है, अपने ही नैरेटिव में आप फंस गए, क्योंकि 4 सांसदों ने आपके पब्लिक मीटिंग में एक बात को कहा कि हमें 400 सीट जिता दो, हमें संविधान बदलना है, और फिर आप कहते हैं कि विपक्ष ने कर दिया, विपक्ष ने कर दिया। अच्छा, जहां तक आरक्षण की बात है, समाप्त करने की बात, तो आप स्वयं बताइए कि आरक्षण तो पब्लिक सेक्टर में दोगे। जब पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को, संस्थाओं को, बैंकों को एकीकरण करके समाप्त करते चले जा रहे हैं, तो आप आरक्षण दोगे कहाँ? तो आर्टिकल 15-16 तो आप वैसे ही खत्म कर रहे हो जिस देश के संविधान का, बिना तो संशोधन किए आप जो है वो पीडीए के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और यही बात अनुप्रिया पटेल ने भी कह दी, तो आपको बुरी लग रही है। अभी हालिया में इनके बड़े प्रखर नेतृत्व है, हम मेरे ख्याल से शाही भाई को बहुत करीब से जानते होंगे, देवेंद्र प्रताप सिंह एनएलसी साहब बहुत प्रखर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और मेरे ख्याल से हमने जब से वोट संभाला तब से वो सिर्फ एक चुनाव हारे हैं, इसके अलावा उन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा। वो आईना दिखा रहे हैं सरकार को साहब कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने ऑनलाइन हाजिरी का जारी किया था फरमान शिक्षकों पर, उसको वापस ले लीजिए, नहीं तो आपकी सरकार विदा हो जाएगी। उनका ये आरोप है, वो स्वयं आज तक पे इस बात को कहे रिपोर्टर के सामने कि आज प्रशासन के पैर छुड़वाए जा रहे हैं जननेताओं से, विधायक भी पैर छू रहा है प्रशासन के। ये देवेंद्र सिंह एनएलसी जो प्रखर नेतृत्व प्रदान करते हैं उनकी बात है, और शाही जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कैसे नेता है, वो दबते नहीं है किसी। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। जिस तरह केशव मौर्य जी को कोई बड़ा पद देने की तैयारी हो रही है, अगर वो बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सबसे बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी को ही होगा, क्योंकि एक बड़ा ओबीसी नेता जो है राष्ट्रीय फलक पे आकर उभरेगा, और कहीं ना कहीं उसका असर तो समाजवादी पार्टी की सीटों पर पड़ेगा यूपी में। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, वो समाज ओबीसी समाज से आते हैं ना, ओबीसी जो आपका वोट बैंक है वहां से आते हैं। वो जनता दल यू के नहीं बन रहे हैं, वो जनता दल के नहीं बन रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के नहीं बन रहे हैं। ये भी तो पिछले से ही तो है सब राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या फर्क पड़ता है? अब वो छोटे कैपिटल पी है ना, जो स्मॉल पी है उसको कैपिटल पी में ये पहले लाए, सत्ता सिखाएं, क्योंकि ये चुनाव जो आ रहे हैं वो संगठन की वजह से नहीं आ रहे हैं, ये गलत नीतियों की वजह से आ रहे हैं, मुद्दों पर बात न करने की वजह से आ रहे हैं, अब उत्साह में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे उन्हें सीख ले लेनी चाहिए थी कि एक न्यूज चैनल से उन्होंने इंटरव्यू में पूछा था कि ये 400 सीट आप कहाँ से लाएंगे, तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया था कि 80 तो उत्तर प्रदेश से आ रही है। अब शाही जी बताओ कितना रफू करेंगे? अरे कपड़ा इतना हल्का हो गया है जिससे कि शाही जी रफूगर तो बहुत अच्छे हैं, हमारे मित्र हैं, मैं जानता हूँ बड़ा अच्छा रफू करते हैं, लेकिन कपड़ा ही फट जा रहा है। और वो रफूगर की क्या गलती है? संगठन आरएसएस से लड़ रहा है, आरएसएस संगठन को सबक सिखा रहा है कि भैया मणिपुर को देख लो, भैया अहंकार छोड़ दो, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का नारा गढ़ने वाले लोग, आप बताइए भगवान राम को नहीं बचते, और ऐसा मंदिर बनाए कि पहले ही बारिश में भगवान राम नहा रहे थे। आप सोचिए कि क्या हालत है। राम पक्ष का क्या हुआ? पूरा का पूरा 2 किलोमीटर धस गया। अयोध्या में सड़क बनाने के चक्कर में 1200 परिवार उजाड़ दिए। भगवान राम ने कहा था क्या कि हमारे यहाँ का 1200 परिवार उजाड़ दिए, इसीलिए खफा थे भगवान राम, और ये मान नहीं रहे। इसमें अगर संगठन, हम तो नहीं समझते झूठ मूठ वो संगठन की टोपी पहन रहे हैं पश्चिम वाले हमारे जो है, अरे आप कहे पहन रहे हैं? सरकार अपनी नीतियों से हारी है,
मुद्दों पर बात ना करके आस्था कुरेद करके जो जीतती रही है उसकी वजह से, क्योंकि अब समझ गई जनता, बार बार काट की हांडी नहीं करेगी। इसलिए आप आ रहे हैं, आप केवल विपक्ष को कोसते रहे हैं, इसलिए आप आ रहे हैं। हकीकत यही है कि अगर आप वाकई मुद्दों की बात कर रहे होते, देश का विकास कर रहे होते, जनता की सुन रहे होते, बुलडोजर ना चला रहे होते, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती न डाल रहे होते, दलितों के आरक्षण पर डकैती न डाल रहे होते, तो निश्चित तौर पे आप आगे जाते। आपने देश की इकोनॉमी को कहते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में जब आप देखते हैं कि भारत किस जगह पर जाके खड़ा है, अंबानी की आय को आप ठेले वाले की आय से थोड़ी जोड़ सकती है। जो हकीकत हम कह रहे, IMF की रिपोर्ट है कि 80% आपने कर्ज लेकर के इस देश को कर्ज में फंसा दिया है। ये IMF से कह रही है। ठीक है कपिल जी, ठीक है। मात्र 9 वर्षों में इन्होंने जो है वो 200 करोड़ रुपए, 200 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज उठाया इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, और डेवलपमेंट के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शून्य है। ठीक है, इनको हारना पड़ेगा। ठीक है कपिल जी। मत्स्येंद्र जी, जिस तरह से कपिल जी कह रहे हैं कि जो हार हुई है यूपी में और बाकी जगह, वो मोदी सरकार की नीतियों की वजह से हुई है, और बेवजह का योगी सरकार पर जो है ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। एक तरह से कहीं ना कहीं इस लड़ाई को अगर मान लें, संघर्ष मान लें, आजमाइश मान लें, तो इसमें जो विपक्ष जो है वो योगी जी के साथ दिखाई दे रहा है, चाहे भले जो है थोड़ा सा ही सही। आपको लगता है कि ज़्यादा जो है डर उनको अब इससे लग रहा है कि मौर्य जी जब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो कहीं ना कहीं खतरा होगा उनके वोट बैंक पे? देखिए, इसको जो विपक्ष के लोगों की तरफ आगे अगर आपका संकेत है, और निश्चित तौर पर है, तो विपक्ष के लोग क्या समझते हैं, ये इनकी विवेचना आप करिए, विश्लेषण कीजिए, ये मेरा अपना कार्य नहीं है। लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे ढंग से कहता हूँ, कपिल जी की बात में भी एक अंश से मैं सहमत हूँ, और वो बात ये कि नीतियां समग्र होनी चाहिए। समग्र नीतियों में ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कपिल जी भी आज जिन सड़कों से चलते हैं, या भरत सिंह जी चलते हैं, या शाही जी चलते हैं, वो सड़कें हों या और दूसरे जो बुनियादी ढांचे की बातें हैं, उनका फायदा हर किसी को होता है। और जो बेरोजगारी और महंगाई की बात की जाती है, इनके समानुपात में हमें आमदनी को भी देखना चाहिए। एक सामान्य मजदूर की आमदनी आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले क्या थी, हम उसको भी देखें ना। हम केवल गैस के सिलेंडर की दाम को लेकर के या पालक की दाम को लेकर के हम न करें, ये बरसात से पालक नहीं पैदा होती है ना, तो हम महंगाई जिन वजहों से बाजार में अधिक दिख रही है उसकी बात करें। और आप खेती का, आप सब लोगों की पृष्ठभूमि गांव से जुड़ी है, गांव को जरा देखिए और वो पाइए कि मजदूरों का पलायन जिस तरीके से वो शहर में आकर के झोपड़ियों में 2म दर्जे की जिंदगी बिताना, 2म या 4म दर्जे की जिंदगी बिताना उनको मंजूर है सुख सुविधाओं के आधार पर, लेकिन उनको गांव में रहना, गांव में काम करना, ये आप सब लोगों के घर में वो परेशानियां हैं, हर किसी के परिवार में वो परेशानियां हैं, और आप बखूबी गांव से लेकर के शहर तक इन परेशानियों को खूब अच्छे ढंग से अनुभव कर रहे हैं। तो तमाम चीजों को देखना चाहिए, समग्र विकास की नीतियां बनानी चाहिए, और उसमें जो बहुत छोटे स्तर के लोग हैं जिनकी आवश्यकता केवल रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं की बात है, उन सब की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और बात जो बेरोजगारी की जाती है, तो बेरोजगारी भैया मैं एक चीज तो जानता हूँ, और आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि बेरोजगारी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल आज या कभी, लगातार बेरोजगारी लगातार चलने वाली जो है सतत समस्या है। ठीक है, कपिल जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले कपिल जी। समस्याएं हैं। एक बात और आखिरी, ठीक है बसंत जी आपकी बात आ गई, ठीक है नवीन जी, एक बात आखिरी और वो बात ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आबादी जिस गति से बढ़ती जा रही है, हम कभी उसकी तरफ भी, हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें जिस ढंग से बढ़ती जा रही हैं, क्या हम उनकी तरफ भी कभी ध्यान देते हैं? उनकी तुलना ठीक है बसंत जी, समय कम बचा है, कपिल जी बोलिए 30 सेकंड में। हमारे बिल्कुल हमारे पत्रकार महोदय ने जिन विषयों पे बात अपनी चिंता जाहिर की उसको हम कुछ क्लियर कर दें, तो हमें लगता है कि वर्तमान के आंकड़े से वो रूबरू नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में 2014 के अंदर 375 रुपए था, आज 425 रुपए।
आप मुझे बताओ, लेकिन महंगाई कितनी चढ़ गई? महंगाई 3 टाइम्स बढ़ी है। अगर आप गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो 350 का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए में मिल रहा है। उस हिसाब से केवल 75 रुपए की मजबूरी आपकी बढ़ी है। आप स्वयं देख लीजिए, आप अपने ही आंकड़े में। अभी नया आंकड़ा जारी हुआ है विश्व में उसका, कि आपने देखा होगा कि भारत में जो है वो डिस्पैरिटी बढ़ गई है। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। आप सोचिए कि आज 72 करोड़ लोगों के हाथ में जितनी संपदा है उतना शायद 2% लोगों के हाथ में। तो इस बात को सोचना चाहिए कि आज हमारा देश कहां पर पड़ा है। पहले हम केवल 55 लाख करोड़ रुपए के कर्जदार थे, आज 255 लाख करोड़ रुपए के कर्जदार हैं। 9 वर्षों में 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी सरकार ने उठाया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दे दिया, कि DRDO दे दिया, कि SFL दे दिया, क्या ठीक है कपिल जी, ठीक है, ठीक है, दे दिया, आजादी दे दिया, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, शिक्षा चिकित्सा इतनी महंगी हो चुकी है कि आप आदमी के हाथ से बाहर हो समय गई खत्म है। कपिल श्रीवास्तव जी। विश्व के 1972 के बाद आज जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। ठीक है, बहुत बेरोजगारी। अश्विनी जी 30 सेकंड जवाब दीजिए। अश्विनी जी जी ठीक है, 30 सेकंड में। देखिए कपिल भाई बहुत कुछ कह रहे थे। 2004 में 17 लाख और 2014 में ये लोग 55 लाख करोड़ का कर्जा देकर गए थे। रेशियो देख लीजिए उस समय क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति थी। हम आज पूरे विश्व में नंबर 2 के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति हमारी है। नंबर 5 पे हमारी अर्थव्यवस्था है। नंबर 3 पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। हमने कितने जो है MSME के वो लगाए हैं। हमने आत्मनिर्भर बनाया। रक्षा में कितना हमारा सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप बेरोजगारी है, महंगाई, इससे भी तो इनकार नहीं कर सकते ना आप। एक बेरोजगारी, महंगाई डबल डिजिट में कांग्रेस की सरकार में हुआ करती थी। 1400 1450 का सिलेंडर को अभी महंगाई के आंकड़े आए 2 दिन पहले आंकड़े आए हैं जिसमें साफ साफ बता रहे हैं। आप मिला लीजिए। ठीक है, 2010 से हम ज्यादा नहीं कह, 2010 से मिला लीजिए और आज मिला लीजिए। ठीक है, इस पे और चर्चा करेंगे। समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानव का। तो आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।